ओम हरिओम। सभी को नमस्कार। राम राम, राधे राधे। प्रारंभ करते हैं ओम ध्वनि से। ओम। काफ़ी दिनों से एक डिमांड हो रही थी कि कुछ सुर के बारे में बताया जाए। अभी हमारा पिछले दो सत्र हमारे चले थे पेट के बारे में, साथ ही कुछ खान पान के बारे में। तो उसी चीज़ को थोड़ा जारी रखते हुए उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं सुर के बारे में। पहले जो हमारा प्राणायाम का सत्र था तो उसमें हमने बताया था कि हमारे दो सुर मेन होते हैं। जैसे ये दाहिनी ओर का हमारा सूर्य नाड़ी और बाईं ओर की चंद्र नाड़ी। दाहिना सुर, बायां सुर, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये हमारी मेरुदंड के दोनों तरफ इस तरह से लिपटी हुई होती है। दोनों नाड़ियाँ इस तरह से जाती हैं। जहाँ जहाँ हमारे चक्रों की लोकेशन होती है वहाँ पर ये आपस में क्रॉस करती हैं और इनके बीच में स्थित होती है सुषुम्ना नाड़ी। वो एक हमने उतना बताया था। अब हम जब खान पान के समय में हम अपना या ऋतु के हिसाब से शयन अवस्था में हम इनका प्रयोग कैसे करें, इनकी तरफ थोड़ी जागरूकता होगी तो हमें काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे जब हम भोजन करते हैं उस समय हमारी अगर सूर्य नाड़ी चल रही होगी तो हमारी अग्नि ज़्यादा तेज़ी से प्रदीप्त होगी और भोजन जल्दी से पच जाएगा। सूर्य नाड़ी, बाकी गुणों को हम आगे चर्चा में लेंगे जब हम ध्यान और उस समय जाएंगे, जब करेंगे, ज़्यादा नहीं। बस यह एक मोटी मोटी एक बात मान लें कि हमारी सूर्य नाड़ी उष्णता प्रदान करती है, गर्मी प्रदान करती है और शरीर को गर्म रखती है, और चंद्र नाड़ी शीतलता प्रदान करती है और हमारे शरीर को और मन मस्तिष्क को ठंडा रखती है। यह मान के चले मोटा मोटा अभी के लिए। तो जब हम भोजन करेंगे तो भोजन करते समय कृपया करके ये देख लें कि हमारे कौन सा सुर चल रहा है। हम देखने का सीधा सा हिसाब है, एक उंगली यहाँ लगा लें और हल्की सांस लें, निकालें बाहर। तो या तो यहाँ से हवा ज़्यादा आ रही होगी या इधर से हवा ज़्यादा आ रही होगी या दोनों से बराबर आ रही होगी या किसी कम किसी ज़्यादा, ऐसा होगा। अगर आपको भोजन करना है, भोजन करने से थोड़ी सी देर पहले आप इसको चेक करें। आप भोजन करने से तुरंत पहले चेक करें, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा इस तरफ को गर्दन टिल्ट कर लें। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए अगर बैठ जाए, इसको बंद कर लें, तो आपका दाहिना सुर चालू हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको बायां सुर चालू करना है, थोड़ी देर टिल्ट करें गर्दन को, तो बॉडी को लीन कर लें, दाहिने को बंद कर लें और तो बायां चालू हो जाएगा। सबसे अच्छा रास्ता होता है कि हम बेड पर लेट जाएं और जिस करवट से लेटेंगे तो जो ऊपर की ओर हमारी नासिका रहेगी वह सुर चालू हो जाएगा। ये जब हम भोजन कर रहे हैं, भोजन में हमें ध्यान दें कि भोजन करने के उपरांत और भोजन करने के समय हमारा दाहिना सुर चल रहा हो। अगर बायां सुर चल रहा होगा तो हमारा भोजन आसानी से नहीं पचेगा, उसको पचने में देर लगेगी, अग्नि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त तेजी से नहीं होगी, उसमें शीतलता का प्रभाव रहेगा और खाना को पचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जो दो चीज़ें का कहते हैं ना, जो हम भोजन भीतर लेते हैं वो या तो आइदर इट इज डाइजेस्टेड और कहते हैं कि डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज नहीं कहना चाहिए, मतलब या तो पचता है या सड़ता है, जैसे कहा जाता है। आइदर इट इज फर्मेंटेड और ये डाइजेस्टेड। तो अगर इसका सड़ रहा है तो निश्चित ही वो हमारे शरीर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। और अगर ये पच रहा है तो आसानी से पच जाएगा। इसके पदार्थ जो होंगे, विटामिन्स और कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, वो हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएगी। इस चीज़ को देखें। साथ में रात को सोते समय कहा जाता है सोते समय हमें बाईं करवट से सोना चाहिए। क्यों? बाईं करवट से सोएंगे तो हमारा दाहिना सुर एक्टिवेट रहेगा। दाहिना सुर अगर रात में एक्टिवेट रहेगा तो हमारे शरीर में हमारा चूंकि निष्क्रिय होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समय है उसमें उष्णता रहेगी और शरीर अच्छी तरह से काम करेगा, स्वस्थ रहेगा। साथ ही एक स्नोरिंग, बहुत से लोगों को सोने में खर्राटे आते हैं,
सीधे सोने पे खर्राटे की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर करवट लेके सोते हैं तो खर्राटे कम आते हैं। साथ ही खर्राटों के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जल नीति की जाए, वो आगे जैसे जैसे आएगा जब बताएंगे। तो एक तो भोजन के समय पे ये रहा हमारा। दूसरा, जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं या कुछ भी, जैसे हम कोई योगा करेंगे, कोई व्यायाम करेंगे, तो धीमे धीमे देखेंगे हम दोनों ही सुर हमारे चालू हो जाएंगे। इसके अलावा चलिए अभी के लिए इसमें तो इतना ही, सुर के बारे में अभी इतना ही, बाकी सब आगे आगे जैसे आएगा बताएंगे। जहाँ तक हमारा यह था कि हमारी नाड़ियों की बात थी, इडा और पिंगला नाड़ी, साथ में सुषुम्ना नाड़ी। जानकारी रहे कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और उसके साथ साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमें आवश्यकता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे रह गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा करीब कंप्लीट हो गया। तो इनको भी थोड़ा समझ लें। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनकी लंबाई 96,000 किलोमीटर की होती है, पूरे शरीर में होती हैं। और हमारे एक एक रोम में, एक एक सेल्स में हमारा ब्लड की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। प्रक्रिया कैसे होती है? श्वास के दोनों तंत्र हमारे आपस में जुड़े हुए हैं एक तरह से। कैसे कि हम श्वास लेते हैं, श्वास लेके हमारी नासिका से होते हुए ये गई, यहाँ से हमारा ट्रैकिया शुरू हो गया। ट्रैकिया और ईसोफेगस, हमने बताया था भोजन के लिए ईसोफेगस की नली होती है, एक ट्रैकिया की नली होती है। तो ट्रैकिया गया, ट्रैकिया हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सीधा फेफड़े में गया एक हिस्सा, एक उल्टे फेफड़े में गया। सीधा फेफड़े में हमारी उसमें 3 नली निकलेंगी, और बाएं फेफड़े में हमारी 2 नलियाँ निकलेंगी। हार्ट होने की वजह से ये वाला फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है लेफ्ट साइड का। उसमें फिर 3 इस तरह से लोब बने हुए, 3 पार्ट बन गए। उसके फिर आगे फर्दर डिवीजन होते, तो लास्ट में जैसे अनार के दाने होते हैं, इस तरह से एल्वियोलाइज कहते हैं उसको, लास्ट यूनिट, और वहाँ तक पहुँच जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो धीमे धीमे करके हमारे जैसे गया यहाँ से, और नली से छोटी होते हुए लास्ट में एल्वियोलाई में जाता है। एल्वियोलाई के बाहर हमारा ब्लड होता है। एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारी बहुत ही क्या पारदर्शी कहें उसको, या बहुत पतली होती है कहना चाहिए उसको, और उसमें से हमारा ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। जो हमारा ब्लड हमारा बाहर की तरफ भरा हुआ होता है वो कार्बोनेटेड ब्लड होता है, जो पूरे शरीर से हमारा वापस आके आता है यहाँ पर, और वो उसका ऑक्सीजनेशन होता है। जब दिव्य प्राणवायु कहें उसको, या ऑक्सीजन कहें साइंटिफिक भाषा में, जब अंदर आती है तो उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। अंदर से ऑक्सीजन बाहर की तरफ जाती है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ आती है, और जितने भी उसके हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, वो सब हमारी अंदर आती हैं, और वो फिर जब हम एक्सेल करते हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इसका एक्शन न केवल हमारे फेफड़ों से बल्कि डायफ्राम से कंट्रोल होता है। जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब सांस निकालते हैं डायफ्राम ऊपर चलता है। ऊपर जाने से हमारी अंदर दबते हैं फेफड़े, और हवा बाहर निकलती है। यह इसकी चीज़। साथ में दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय हमारा यहाँ होता है, इस तरह से मान के चले कि ये इस तरह से है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल कहते हैं, ऊपर वालों को ऑरिकल कहते हैं। हमारे पूरे शरीर से जो सारा ब्लड आ रहा है कार्बोनेटेड इम्प्योरिटीज़ वाला, वो सारा का सारा आके हमारा यहाँ बाईं ओर आ जाता है। बाईं ओर के ऑरिकल में गया, वहाँ से नीचे वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से नहीं, रिवर्स होता है इसमें। हमारा नीचे वाले वेंट्रिकल से निकल के हमारे पूरे ब्लड की सप्लाई होती है, यानी कि हमारे दाहिनी ओर आएगा। जो ब्लड आया वो सब दाहिनी ओर आया, आने के बाद बाईं ओर गया, नीचे दाहिने वेंट्रिकल में गया, और यहाँ से हमारा सप्लाई हुआ दोनों लंग्स में। ये सप्लाई हो रहा है हमारा पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं उसको, उसके माध्यम से दोनों लंग्स में गया। लंग्स में हमने बताया अभी कि किस तरह से उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ, और उसमें हमारा ऑक्सीजन की मात्रा उसको मिली। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड इसको कहते हैं, दिव्य प्राणवायु से युक्त, दिव्य शक्तियों से युक्त, यह ब्लड वापस जाता है। वापस जाके लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल में जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल से नीचे उतर के लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में सप्लाई होता है। पूरा मेन ऑर्टा निकलता है इसमें से, और वो निकल के हमारा हार्ट हेड के लिए अलग चला जाता है, पैरों के लिए अलग चली जाती हैं, बाकी शरीर के लिए। इस तरह से उसमें सब डिवीजन होता है। ये मेन होता है जो हमारे अगर शरीर पे हम कभी कभी देखते हैं ना, ये जैसे कभी कभी देखते हैं नीली नीली नलियाँ, ये वेन्स होती हैं, और आर्टरी दिखाई नहीं देती नॉर्मली,
किसी गोरी चमड़ी होती है या अंदर की सतहों पर हमें पतली पतली लाल लाल सी नाड़ियाँ कभी कभी दिखाई देती हैं, वो हमारी आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज में ब्लड के प्रेशर से जाता है ब्लड, हार्ट के प्रेशर से जाता है ब्लड, और उसी प्रेशर से फिर वापस आता है वेन्स के थ्रू। वेन्स में ब्लड आराम से आ जाए, वापस न लौटे, उसके लिए उसके बीच में वॉल्व्स होते हैं तो जो उनको आगे बढ़ाते हैं। मोटा मोटा इतना मान के चलें, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारा हार्ट यहाँ है। पैरों में कई बार वेरिकोवेन्स और इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। ब्लड हमारा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ब्लड का प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता है, और हमारी इसमें कैपिलरीज में थोड़ी स्टिफनेस भी आ जाती है। उसी वजह से उसकी लचीलापन कम होता है, तो उसका प्रेशर का उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता, तो हमारा प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है नलिकाओं में, और वो प्रेशर कम होने की वजह से हमारी लोअर ऑर्गन्स में यानी पैरों में वहाँ से पूरा ब्लड कई बार नहीं आ पाता या आने में टाइम लगाता है। जब आने में टाइम लगाता है तो नीचे स्टैग्नेशन ज़्यादा हो जाता है, और ये हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है, और इसीलिए हमारे लिए योग करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ना कुछ व्यायाम, शरीर का हिलना डुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा आज इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था, जिससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मोटा मोटा और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का इंटरलिंकिंग किस तरह से है तो ये कवर हुआ। और बाकी सुर की बात कि भोजन के समय हमारा दाहिना सुर चले, ये ध्यान रखें, और रात को सोते समय हमारा दाहिना सुर चले, ये ध्यान रखें। बाकी सुरों की बात हम आगे कवर करेंगे ही। और बाकी हाँ, एक और आवश्यक बात जो खान पान से रिलेटेड ही थी कि 40-45 की उम्र बढ़ने के बाद में आदमी को प्यास लगनी कम हो जाती है। आदमी महिला पुरुष सभी को। तो ध्यान रहे हम नियमित अंतराल पर कुछ न कुछ पानी पीते रहें, आवश्यक है। अगर हमने पानी न पिया, हमें प्यास नहीं लगेगी उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो पानी अगर नहीं पिया, पानी ही मेन सॉल्वेंट है हर चीज़ का। इम्प्योरिटीज को भी बॉडी से बाहर वही निकालता है, प्लस हमारे ब्लड में भी पानी की बहुत सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। टोटल शरीर में हमारा 70% पानी होता है, तो इसलिए आवश्यक है कि पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें। पानी ज़्यादा पीने से कोई हानि नहीं है। शरीर की धुलाई अच्छी होगी, किडनीज की धुलाई अच्छी होगी, और सभी ऑर्गन्स अच्छी तरह धुलेंगे। पानी कम होने से हमारी शरीर की सफाई प्रक्रिया कम हो जाएगी, और साथ में हमारे पेट में भी एसिडिटी की होने की संभावना बढ़ जाएगी, गैसेस की संभावना बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो कहा गया है, हमारा शरीर का अगर मान लीजिए हमारा वजन 70 किलो है, तो 70 किलो का 10% 7 किलो, 7 किलो का आधा 3.5 से कम होने पे आपको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें 3.5 और 7 के बीच में कुछ ही मात्रा रखें, यानी कि 6 के आसपास आप जरूर लें, 6 लीटर के आसपास। तो ये कोशिश करके करें। और किसी भी स्थिति में आपकी पूरी मात्रा, पूरा लिक्विड इंटेक आधे से कम कभी भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। आज बाकी अपने नियमित अभ्यास प्राणायाम का करते रहें। एक सत्र हमारा और बीच में इस तरह से होगा जिसमें कि हम उठने, बैठने, लेटने, वो सारी प्रक्रिया थोड़ा सा कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि